हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टॉप एमसीक्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स। तो देखिए, आज हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि मैंने वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए हैं, बट देन ऑल्सो अगर मुझे लगेगा कि वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, सो आई विल श्योरली टेल यू दैट। सो मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया 1 रुपी नोट इज़ इशूड बाय होम। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो देखिए, हमारी कंट्री में जो 1 रुपी का नोट है उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। बात यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की हुई है, तो करंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन। अगर हम बात करें हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी की, तो वो है टी.एस. सोमनाथन। और हमारे जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5-year प्लान इज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान। तो देखिए, जो फर्स्ट 5-year प्लान था ये बेस्ड था हैरोल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर। देखिए, जो फर्स्ट 5-year प्लान था ये 1951 में लॉन्च हुआ था, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा 1951 का जो ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल था, इसने मेनली फोकस किस पे किया था, इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर मेनली फर्स्ट 5-year प्लान फोकस्ड था। और इसके जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड विच बैंक टू स्टॉप इट्स डिजिटल लॉन्चेस टेम्परली। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HDFC बैंक। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने डायरेक्ट किया है HDFC बैंक को कि ये जो अपने डिजिटल लॉन्चेस हैं इसको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रोक दे। तो देखिए, बात यहाँ पर हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसके जो फर्स्ट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट इंडियन चेयरमैन, ही वॉज C.V. देशमुख। और फर्स्ट जो ब्रिटिश चेयरमैन थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। इसके अलावा बात यहाँ पर HDFC बैंक की भी हुई है। तो देखिए, इसकी इस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखनी है, ये हुई थी 1994 में। तो देखिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए, 1994 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये मुंबई में लोकेटेड है। और बात यहाँ पर RBI की हुई थी, तो इसके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में लोकेटेड हैं। और RBI के करंट में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the budget 2022-23, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the imposition of what percentage of टैक्स ऑन क्रिप्टोकरेंसी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30% विल बी योर राइट आंसर। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, सो आई होप यू would have answered this. Next question, which state has stopped in terms of per capita net state domestic product at current prices in the year 2022 as per the report released by MOSPI? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना स्टेट ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है जिसको मॉस्पी ने लॉन्च की है। और इस रिपोर्ट का क्या क्राइटेरिया था, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इन द ईयर 2022। तो ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बात यहाँ पर तेलंगाना की हुई है। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद में है। और तेलंगाना के जो CM हैं उनका नाम भी आपने याद रखना है। तो तेलंगाना के CM कौन है, वो है चंद्रशेखर राव। तो देखिए, इसके अलावा और अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तो वो है मिसेस तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Reserve Bank of India RBI has increased the monetary policy repo rate from 4.0% to what percent? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4.40%। तो देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लोन टू अदर कॉमर्शियल बैंक्स। तो देखिए, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट एंड ये 4.0% से 4.40% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
विच सेक्टर्स डिमांड फॉर एंड कंजम्पशन ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट इन आवर कंट्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्रीकल्चरल जो हमारा सेक्टर है इसकी जो डिमांड है एंड कंजम्पशन ऑफ वाटर इट इज़ द हाईएस्ट इन आवर कंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है इसे हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। देन सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम है इंडस्ट्री सेक्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अगस्त 1995 को ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of inflation what does C stands for in CPI। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइस। तो देखिए CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो देखिए इन्फ्लेशन के टर्म्स में जो CPI का फुल फॉर्म है वो हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए ये वही मेथड है जहाँ जिस तरीके से हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे हमने इसमें पूछा कि CPI में P किसके लिए स्टैंड करता है। जस्ट लाइक आपसे I भी पूछा जा सकता है और C भी पूछा जा सकता है। देयरफॉर जो हमारी जो फुल फॉर्म्स होती हैं दे आर वेरी मच क्रूशियल फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report published by Hurun India Wealth during the corona epidemic in the year 2021, the number of millionaire families has increased to what percent। सही आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11% से जो मिलीनियर फैमिलीज हैं वो हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गई हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय ह्यूरुन इंडिया वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Union Budget of 2022-23, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced how many वंदे भारत ट्रेन्स, जिनको हम ट्रेन 18 ट्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, ट्रेन 18। तो देखिए ट्रेन 18 और वंदे भारत ट्रेन्स विच विल बी डेवलप्ड इन द कमिंग 3 years। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 400 ट्रेन्स, अप्रॉक्सीमेटली 400 ट्रेन्स विल बी मेड इन द नेक्स्ट कमिंग 3 years। और देखते हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स है फ्रेंड्स, इसकी जो मैक्सिमम और जो एवरेज जो इसकी लेंथ है दैट इज़ अराउंड 376 मीटर्स। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये 2 कंपोनेंट्स हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया के, यानी कि FSI के। तो देखिए अगर हम बात करें लेटेस्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की तो उसमें इंडिया की रैंक आई थी 76। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has been designated by the union government for opening all FCRA accounts। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग FCRA अकाउंट्स। तो देखिए FCRA का फुल फॉर्म है द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी features in the Twitter campaign launched by the Reserve Bank of India to promote digital banking amid the lockdown। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए बिकॉज इट इज़ मेनली रिलेटेड टू लॉकडाउन पीरियड एंड दैट वाज अ वेरी क्रूशियल एंड वाइटल पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल। तो देखिए अगला क्वेश्चन, which financial institution of India has released financial stability report। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो ये इंडिया का ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट हैज़ रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which music label entered into a global deal with Facebook to license its music। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, सारे गामा। तो देखिए सारे गामा ये एक ऐसा म्यूजिक लेबल है दैट इज एंटर्ड इनटू द डील विथ फेसबुक। तो देखिए उसने फेसबुक, जिसको अब मेटा के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ एक डील की थी ताकि ये इसकी म्यूजिक को लाइसेंस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who presented the budget of 2022-23 in the parliament? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, the finance minister of our country, Mrs. Nirmala Sitharaman. She has presented the budget of 2022-23 in the parliament. Next question. Which Indian private sector bank has recently launched a self-service delivery facility called iBox? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी आई बॉक्स को, ये आपने याद रखना है। तो देखिए बात यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की हुई है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1994 में हुआ था और ये वडोदरा में हुआ था। बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की, तो ऑफकोर्स इसके हेडक्वार्टर्स भी वडोदरा में लोकेटेड हैं। करंट में इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। तो करंट में सीईओ हैं संदीप बख्शी और संदीप बख्शी भी कॉल है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट आईसीआईसीआई बैंक, और इसमें अराउंड ऐसा करंट में 2800 के आसपास इसमें जो इसकी ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। तो अगर हम बात करें आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म, तो ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल बैंक, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट इज द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019-20 एज पर प्रोजेक्ट्स टुडे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये आपने याद रखना है कि इट हैड बिकम द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया, बट दैट वाज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1920, और ये प्रोजेक्ट टुडे के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये ओल्डेस्ट एक्सचेंज है इंडिया, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का। और अगर हम बात करें ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में लोकेटेड है। अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो देखिए जुलाई के मंथ में ही इसकी फॉर्मेशन हुई थी 9 जुलाई 1875 में। तो देखिए 9 जुलाई 1875 में बीएससी की फॉर्मेशन हुई थी, ये आपने याद रखना है 1875। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन 1885 में हुई थी और इसकी जस्ट 10 ईयर्स पहले हुई थी, यानी कि 1875 में हुई थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When the value added tax was first introduced in India? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2005 में वैट इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ए स्टैंड्स इन पैन? तो देखिए पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसमें ए का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। When did the first devaluation of Indian rupee took place? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1966 में फर्स्ट टाइम डी इवेल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सिडबी वॉज सेटअप इन विच ईयर? तो देखिए सिडबी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बैंक है इंडिया का। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, और ये कब फॉर्म हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अप्रैल 1990 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक इज नोन एज बैंक ऑफ ऑल बैंक्स? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स, यानी कि फादर ऑफ ऑल बैंक्स भी कहते हैं। ऑल्सो इसको हम सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री और एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी जोनल ऑफिसेस डज आरबीआई हैज़? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। तो देखिए आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट में 4 जोनल ऑफिसेज हैं। बात हम करें कहाँ पर हैं, तो देखिए मुंबई, कोलकाता,
देन दिल्ली एंड चेन्नई में इसके जो 4 जोनल ऑफिसेज लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडम स्मिथ को हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो हेरोडोटस हैं इनको हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? ये हमने अडॉप्ट किया था रशिया से, तो ये भी आपने याद रखना है 5-year प्लान्स का कॉन्सेप्ट। और 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, आर.के. शनमुखम शेट्टी। तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट बजट को प्रेजेंट किया था, क्योंकि ये हमारी कंट्री के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो देखिए यहाँ पर हमारी कंट्री के लिए नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर द रैपिड इंक्रीज वॉज सीन इन द क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज यील्ड देखा गया था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने HYV सीड्स, HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ हुआ था, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का यूज़ हुआ था। और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ थी, वेल इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर यूज्ड। दीज वर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन वन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन विच ईयर? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन एन इंडियन करेंसी नोट? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15। तो देखिए 15 लैंग्वेजेस प्रिंट हुई होती हैं इंडियन करेंसी नोट में, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कॉपरा पास्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा जिसे हम कहते हैं ये पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स विल्सन। तो देखिए जेम्स विल्सन ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स को, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, as per the reconstruction scheme of Yes Bank, what is the bank's new authorized capital? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6,200 करोड़। तो देखिए यस बैंक की जो नई ऑथराइज्ड कैपिटल है वो अब 6,200 करोड़ रुपीस बन चुकी है। तो देखिए बात यहाँ पर हुई है यस बैंक की। तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन था वो 2004 में हुआ था और करंट में इसके सीईओ का नाम याद रखिए वो है प्रशांत कुमार और इसके हेडक्वार्टर्स ये मुंबई में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which private bank has launched API banking portal with the highest number of virtual application programming interfaces? API, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। तो इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए आप इसका फुल फॉर्म और इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर होमवर्क, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। तो देखिए विच प्राइवेट बैंक हैज़ लॉन्च्ड API बैंकिंग पोर्टल? तो देखिए API बैंकिंग पोर्टल विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्चुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द स्टेट्स विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which period is known as the period of golden revolution in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1991 से 2003 का जो पीरियड था उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो अगर हम बात करें गोल्डन रिवॉल्यूशन की, तो देखिए दो गोल्डन रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी, एंड जो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ जूट। तो ये आपने याद रखना है, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन और गोल्डन रिवॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the new scheme proposed in the budget which is to be implemented by the aviation ministry for transporting agricultural products? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि उड़ान स्कीम। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम, जो नई स्कीम प्रपोज की है बजट में, हमारे यूनियन बजट में, जिसको इम्प्लीमेंट करेगी एविएशन मिनिस्ट्री। फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक नई स्कीम को स्टार्ट किया है एविएशन मिनिस्ट्री ने, और उस स्कीम का नाम है कृषि उड़ान स्कीम। और अगर हम बात करें करंट में हमारे एविएशन मिनिस्टर की, तो देखिए करंट में हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो करंट में हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ये एविएशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन MNCs इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो मनी होती है जो MNCs इन्वेस्ट करती हैं किसी दूसरी कंट्री में। MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। Next question, when did the government of India launch direct benefit transfer DBT? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 जनवरी 2013 को हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि DBT को। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the currency euro adopted in Europe? तो देखिए करेंसी यूरो है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस करेंसी है क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो यूरो है। तो देखिए अगर हम बात करें यूरो को कब अडॉप्ट किया था यूरोप में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1999 में यूरो को अडॉप्ट कर लिया था एज अ कॉमन करेंसी इन यूरोप। देखिए कॉमन करेंसी इन यूरोप, ये आपने याद रखना है, दिस इज़ द की पॉइंट। Next question, which has become the largest trading partner country of India by overtaking China in the year 2021-22? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड इट हैज़ ओवरटेकन चाइना। तो देखिए पहले चाइना था बट अब बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवरेज इनकम। तो देखिए पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की का दूसरा नाम तो उसे हम कहते हैं इनकम पर हेड। तो ये भी आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, द टोटल अमाउंट ऑफ money earned by per person in the nation or the geographic boundary is called as per capita income। तो इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन TIP अपॉन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये होता है एवरेज इनकम का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो ऑपरेशन फ्लड किसका दूसरा नाम है? ये है वाइट रिवॉल्यूशन का या फिर मिल्क रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें जो इंडिया है उसमें फादर ऑफ
वाइट रिवॉल्यूशन किसको जाना जाता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से? तो सही आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। और देखिए वाइट रिवॉल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी हमारे भारत में जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पहले हम मिल्क डेफिशिएंट कंट्री थे, यानी कि हमारी कंट्री में मिल्क की कमी थी। पर देखिए वाइट रिवॉल्यूशन होने के बाद हमारी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है। फर्स्ट पोजीशन है हमारी वर्ल्ड में इन प्रोड्यूसिंग मिल्क, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये मेनली माना जाता है जो डेट है वो 13 जनवरी 1970 मानी जाती है, तो ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड मिल्क डे, द डेट इज 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन विच ईयर इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि 1950 में प्लानिंग कमीशन इंडिया में सेटअप हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो ये एक ऐसा कमीशन था विच वॉज मेनली मेड फॉर रेगुलेटिंग और जस्टिफाइंग द 5 ईयर प्लान्स दैट वर मेड इन आवर कंट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको नेशनल मिल्क डे नहीं बताया था, वर्ल्ड मिल्क डे बताया था। तो नेशनल मिल्क डे भी कई बार एग्जाम्स में एज अ डे पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, वो हो जाएगा इंडिया का जो नेशनल मिल्क डे है वो है 26 नवंबर। तो देखिए 26 नवंबर को इंडिया में मनाया जाता है और वर्ल्ड में 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र में करंट के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम विश्वेश्वरैया। तो देखिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर जिन्होंने बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कुकिंग ऑयल चीपर, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द एग्रीकल्चरल सेस ऑन क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम 7.5% टू व्हाट परसेंट? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5%। तो देखिए जो ये क्वेश्चन मैंने आपको इकोनॉमिक्स की प्रीवियस वीडियो में भी कराया था कि कुकिंग ऑयल को चीपर बनाने के लिए, यानी कि सस्ता बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सेस जो पाम ऑयल पे लगता था उसे रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 7.5% टू 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन। तो देखिए हमें पूछा है कि जो HDI है ये इसे किसके बेसिस पे निकाला जाता है मेनली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और GDP पर कैपिटा, इसके बेसिस पे HDI इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको निकाला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इज अंडर विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है। देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर जो होता है वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। मेनली द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डन अंडर द प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद जो भी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो देखिए ये इंक्लूड करती हैं माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, फिशिंग एट्सेट्रा। तो देखिए उसके बाद होता है, और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ये है लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडिया का मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर में है करंट में। उसके बाद देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को लेता है और उनको मोर वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्राइमरी सेक्टर में कॉटन को ग्रो किया तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जाकर, देखिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए इंडस्ट्री में जाकर जो कॉटन है उसका कोई क्लोथ बन जाएगा। तो देखिए क्लोथ बन गया, सो दैट इज द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ मोर वैल्यूएबल गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन 50 रुपीज़ पर 500 ग्राम के में सेल किया जाता है और फॉर 1 kg, तो देखिए जो कॉटन का क्लोथ होता है इट विल बी सोल्ड फॉर 250 रुपीज़ अ क्लोथ। तो देखिए आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ करके कन्वर्ट कर देता है एक कॉस्टलियर और मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर। तो देखिए टर्शरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, यानी कि टर्शरी सेक्टर में आता है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, VAT जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि LK झा कमीशन। तो देखिए LK झा कमीशन में वैट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो अगर हम बात करें VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तो देखिए 2005 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन सी कमेटी, LK झा कमीशन। और इसको 2005 में इन्होंने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उसका नाम था इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी विच फाइनली अप्रूव दिस VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि KC नियोगी। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। Next question, the income tax in India was introduced by, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेम्स विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स को इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन एन इंडियन करेंसी नोट। आई थिंक हमने ये डिस्कस कर लिया था, 15 लैंग्वेजेस लिखी होती हैं ऑन एन इंडियन करेंसी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड लोकेटेड। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई में नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बात यहाँ पर नाबार्ड की हुई है तो इसकी फॉर्मेशन 12 जुलाई में हुई थी और 12 जुलाई 1982 में हुई थी। 12 जुलाई को 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स ऑलरेडी टोल्ड यू मुंबई में है और एजेंसी एग्जीक्यूटिव करंट में है हर्ष कुमार भनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टू फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि HSBC बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को किसको फाइनेंस करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव को फाइनेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट हैज़ साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच मल्टीनेशनल कंपनी टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड women एंटरप्रेन्योर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गूगल। सो गूगल विल बी द राइट आंसर। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने गूगल के साथ MOU साइन किया है। क्यों? इसलिए किया है ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी को ला सके टू यूथ एंड women एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी से बेनिफिट करा सके यूथ को और women एंटरप्रेन्योर्स को। Next question, according to the report released by World Bank during the year 2011 to 2019, by what percentage has there been a decline in extreme poverty in India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12.3% विल बी द राइट आंसर। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फ्रॉम द ईयर 2011 टू 19 हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी का डिक्लाइन आया है दैट इज़ 12.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड्स इन नीति। तो देखिए नीति आयोग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ अ कंट्री। तो देखिए इसमें जो टी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मिंग। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 में हुई थी। तो 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड हैं, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और चेयरपर्सन हमेशा इसके हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए न्यू CEO बने हैं नीति के, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन हिक्स ने ये फेमस बुक लिखी है कैपिटल एंड ग्रोथ। So let's end this video with this motivational quote. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. So today you have the opportunity. आज आपके पास वो opportunity है कि आप अपने tomorrow यानी कल को सुधारने के लिए work hard कर सकते हैं. You can just work hard and you just focus on your goals. Surely you will achieve them. So thank you so much for watching this video and best of luck for your exams.